सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। खुशदार भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने जो जख्म लगाए वो अब भी ताज़ा हैं। इस हमले में दो जख्मी और बेगुनाह तलबा 13 साला हैदर और 12 साला मलाइका जख्मों की ताब ना लाते हुए शहादत के मरतबे पर फायज हो गए हैं। यूँ शहीद तलबा की तादाद अब 6 बताई जा रही है। 5 बेटियां और एक बेटा, जिनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो इल्म के हुसूल के लिए स्कूल जा रहे थे। सेक्रेटरी दाखिला के साथ अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज DGISPR ने इस दरिंदगी के पीछे छुपे भारत को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया और 20 साल से जारी भारत की दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश किए हैं कि वो किस तरह सॉफ्ट टारगेट्स यानी औरतों, बच्चों और मजदूरों पर वार कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि खुशदार में 21 मई को भारत के हुक्म पर बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी भारत को आलमी अमन का दुश्मन करार देते हुए इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि UN की सलामती काउंसिल ने भी इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए दुनिया के दूसरे ममालिक पर पाकिस्तान से ताउन पर जोर दिया है। मगर सवाल ये कि क्या दुनिया भारत के रियासती दहशतगर्दी के चेहरे को बेनकाब करने के लिए अब भी मजीद मासूम जानों की कुर्बानी है। और आज जो DGISPR का जो प्रेसर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें ये भी कहा गया है कि हमारा जो जितनी भी टाइम लाइन थी जो पाकिस्तान में इस वक्त भारतीय दहशतगर्दी करवाई गई है वो पेश की गई है, प्रेजेंट किए गए हैं शवाहिद इसमें, और साथ ही कहा गया कि जो ये इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा और इन नेटवर्क्स को ख़त्म किया जाएगा हर तरह से। तो अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे इसी पर बात करते हैं। एहतशाम साहब आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ है। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तीनों को हम वेलकम कहेंगे। वकार साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पाकिस्तान के पास शवाहिद भी हैं, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, आज प्रेजेंट भी किए गए ये DGISPR के प्रेसर में, और साथ ही साथ उन्होंने जो पूरी टाइम लाइन थी उसका भी जिक्र किया। लेकिन बात सारी ये कि हमारा मुकदमा तो स्ट्रॉन्ग है और हम कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। अब हमारा असल इम्तिहान है इसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाना, दुरुस्त अंदाज में प्रेजेंट करना। कितने ऊपर उम्मीद है इस बार आप लेकर के सही अंदाज में इंटरनेशनल फोरम्स पर इसको उजागर किया जाएगा और इस पर फिर एक्शन भी होगा? यानी अभी जो करंट एनवायरनमेंट है ये काफ़ी फेवरेबल है। आपने देखा है कि ओवरऑल जो भारत पाकिस्तान की एक लड़ाई हुई उसमें बाय एंड लार्ज जो हमारे दोस्त ममालिकों ने ओपन सपोर्ट किया है एंड दे अंडरस्टूड कि जो पहलगाम वाला लेट्स से इल्ज़ाम था ये सारा बेसिकली फॉल्स फ्लैग था एंड दैट्स वाई भारत को इवन उसके अपने एलाइज ने सपोर्ट नहीं किया। एक तो ये, दूसरा जो भारतीय मीडिया है, चाहे जो DGISPR डिस्क्राइब किया कि जिस तरीके से लेट्स से टेररिज्म को फ़रोग देता है, वहाँ पे एनालिस्ट उनके बैठे होते हैं, सारी दुनिया देखती है। उसके बाद फिर जो उन्होंने ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट किया तरीके से फेक न्यूज़ घड़ी गई तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट हुआ है, भारत खुद डिस्क्रेडिट हो चुका है। तो मेरे ख्याल में एक तो एनवायरनमेंट है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है वो अपनी जगह रहेगी। आई थिंक हमने सबसे पहले अपने जो एलाइज हैं लाइक चाइना है, टर्की है, अजरबैजान है, मिडिल ईस्ट में फिर डेफिनेटली OIC का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इसका आगाज़ किया जाए। और बाकी आई थिंक DGISPR ने जो अहाता किया है पिछले 20 साल का, उससे पहले डोजियर्स भी दिए गए, कुलभूषण का केस है, समहाउ आई थिंक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान शायद इस शक में रहा कि भारत के साथ पीस के साथ चला जा सकता है। लेकिन अभी जो नफरत का पूरा आप कहें तूफान चल रहा है भारत में बिकॉज ऑफ मोदी एंड गोदी मीडिया, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि अभी इस तरह की बाबी स्ट्रेट वे आई थिंक फैक्ट को सामने रखा जाए। हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक के भी प्रूफ्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, द वे मीडिया सपोर्टिंग ओपनली थ्रेट किए जाते हैं, ये कहीं भी नहीं। आई हैव नेवर सीन एनी मीडिया किस तरीके से वहाँ पे ओपनली बैठ के आप टेररिस्ट को उस पर बिठा के। सो आई थिंक ऑल टोल्ड तीनों डोमेन में, चाहे वो इंफॉर्मेशनल है, डिप्लोमेटिक है या पॉलिटिकल है, पाकिस्तान को आगे बड़ा एग्रेसिवली मूव करना पड़ेगा। और आज जो है डिटर्मिनेशन भी नजर आई। और इसमें आई थिंक एक और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बलूचिस्तान की जो अवाम है, आई थिंक दे आर ऑलरेडी कन्विंस, बस उनको ज़्यादा एंगेज करने की ज़रूरत है कि ये कोई किसी किस्म की कोई लिबरेशन वॉर नहीं है, बेसिकली हायर्ड गन्स हैं जिसमें पीछे भारत का पैसा है और जो ओपनली खुद एक्नॉलेज कर रहा है। और नाउ इज द टाइम के भारत को इस मुहाज पे भी शिकस्त दी जाए। और आई थिंक अभी जो ऑपरेशन होगा उसमें 2025 के एंड तक इंशाल्लाह एक एक बंदा जो है BL लेगा, या तो सरेंडर करेगा या उसको निस्ता नाबूद किया जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है, एक तो हम देख रहे हैं कि आज DGISPR ने एक तो प्रेसर में शवाहिद भी सामने रखे, उन वाक़यात का जिक्र भी किया जो भारतीय दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान में लोगों का नुकसान भी, जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब अभी भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में मोदी साहब का ये स्टेटमेंट भी सामने आया है कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को किसी सूरत पानी नहीं दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि अभी भी जंगी जनून सवार है और जंग दोबारा छिड़ सकती है? क्या हालात बन सकते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान को इंटरनेशनली अपनी एफर्ट्स को किस हद तक मजीद तेज और बेहतर बनाना होगा? हमने देखें, हमेशा ये कहा जाता है कि आप उस वक्त कार्रवाई करते हैं सियासी मैदान में, सफारती मैदान में और मिलिट्री के मैदान में, सिक्योरिटी के मैदान में, जब लोहा गर्म होता है। तो मेरा ख्याल है एक मुद्दत के बाद मैं भी एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान का बयानिया माज़त के साथ बिकता रहा है, अब वो जिस अंदाज से बुरे तरीके से फंस गया। देखें ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू मेयर, वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक रहेगी और वो फायर फाइटिंग तक आकर रह गई है। आउटसोर्स कर दिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने, डिप्लोमेसी को, किसको, कांग्रेस के हाथों में। तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ उनके खिलाफ जा रही। देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। DGISPR ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं बलूची, उनको कहा कि आप बताएं ये कौन सी बलूचियत है, ये कौन सी पाकिस्तानियत है, ये कौन सी मॉरलिटी है, ये तो इंसानियत भी नहीं है, ये तो हैवानियत है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का चेहरा जो है ना, वो बार बार जिस तरह नकाब बेनकाब किया उन्होंने, उनके मीडिया को दिखाया गया। देखिए, हम ना पूरी दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल बन पा रही है ना, वो इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में हक में बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कल की आपको बात बता सकता हूँ, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। जयशंकर गए हुए हॉलैंड, उनका एक टीवी इंटरव्यू होता है। टीवी इंटरव्यू में वो सवाल पूछा जाता है जी कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर ये आपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाई? कहते हैं कतई तौर पे नहीं, ये तो हमने बायलैटरली करवाई है। फिर वो सवाल करने वाला बड़ा तेज़ था, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि JD वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको किसने कांटेक्ट किया था? मोदी ने नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर इसी तरह मार्को रूबियो से आपकी बात नहीं हुई थी, और मार्को रूबियो की बात फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं हुई थी, उस नतीजे में जंग बंद की गई। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, अच्छा अमेरिका का भी इसमें रोल है। देखिए, सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ, वो जितना मर्जी डिनाइल मिले, आज भी हम देख रहे हैं US स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान है टैबी ब्रूस, उनका फिर बयान आया कि फुल स्केल वॉर होने वाली थी पाकिस्तान और इंडिया में, और US ने उसमें इस वॉर को रोका है। हम ना देखें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप मेरा ख्याल है आईना दिखा रहे, 8वीं मरतबा परसों 8वीं मरतबा उन्होंने कहा है कि ये सीज़ फायर मैंने करवाया, और ये जिस तरह आप कह रही हैं जंग के दहाने पे था, न्यूक्लियर लड़ाई का ख़तरा था, हमने इसको बंद करवाया, दोनों को कह के। देखिए, अब मसला इस वक्त सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ आमना बदली है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, छोटा सा, तेज़ी के साथ वक्त कम होता है। ओबामा जब आए थे ना, प्रेसिडेंट ओबामा आए तो उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए एक स्पेशल नुमाइंदा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। तो हिंदुस्तान ने चीखो पुकार कर दी कि जी आप पाकिस्तान के साथ आप हैफिनेट क्यों कर रहे हैं, हमें डीहैफिनेट करें। और ओबामा साहब भाग गए और उन्होंने FPAC का नाम ले लिया, और जनाब उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। अब जिस तरीके से आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जिस तरीके से आपने देखें हाइफिनेट कर दिया कि दोनों मुल्क एक तरफ हैं, वो बार बार एक बात कर रहे हैं कि जी दोनों के दरमियान तवाज़न, दोनों के दरमियान वो ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान बुनाया बैठा है। उनके जितने आप देख लें बोलने वाले जो आज TV पे भी जनरल शरीफ ने दिखाए भी हैं, उनको गुस्सा इतना आ कि मैं प्राइवेटली क्या बताऊँ, वो कहते हैं गालियाँ भी निकाली जा रही। अब देखें जिस तरीके से हम ना 5-6 बड़ी ताकतें, अब ओपनली मैं आपको बताऊँ, जिस तरह सबको पता है, रशिया, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और आपके मिडिल ईस्ट के ममालिक, इन्होंने किसी जगह भी एक लफ्ज़ हिंदुस्तान के हक़ में नहीं कहा। बार बार उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की इस बात में वज़न है कि आप इंडिपेंडेंट तहकीकात पहलगाम की करवाएं, और ये कि जी बातचीत की जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को आगे लेके जा रहे हैं लोग कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएं और बात की जाए, और अपना क्या कहते हैं ये अमेरिका उनकी हमायत करेगा। आखिरी बात आमना मैं आपको बता दूँ, मेरी बड़ी खबर मैं आपको आज दे दूँ कि ये जो आज सब कुछ बताया गया, अभी तक पाकिस्तान इज़ कीपिंग इट कूल विद इट। वो अब कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है 3 फॉरेन मिनिस्टर की, जिसमें आपने देखा अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे डार साहब थे और वेंगी थे, वहाँ पे जो बातें हुई हैं, वहाँ पे जो बातें बड़ा वाज़े तौर पे चाइना को टाइम दिया पाकिस्तान ने कि जी देखें इस दौरान हम कुछ नहीं करेंगे। सारे सबूत आज आपकी मौजूदगी में हमने दे दिए कि TTP और BLA जो है ना किस तरह प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा चंद दिन दे दें। उसके बाद मैं आपको बताऊँ आमना, चंद दिनों के बाद आप देखने इतना खौफनाक ऑपरेशन होने जा रहा है, नथिंग डूइंग।
अब वो जिसको कहते हैं एनफ इज एनफ। अब इस वक्त क्योंकि सफारती सतह पर भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप ऑपरेशन लेवल पे हमारी कामयाबी दुनिया ने देख लिया, तो हिंदुस्तान का अब चूरन नहीं बिक रहा। नतीजतन उनका मीडिया झूठ बोल के आगे जा रहा है और मोदी साहब भी नारेबाजी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन सूरत हाल हमारे लिए विन विन हुई है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है शाह साहब। एक तो आ गया कि इस वक्त जो हमारा सिफारतकारी पर हमारा बड़ा इम्तिहान है, नैरेटिव्स की इस वक्त एक वॉर चल रही है, किस तरह से अपना मुकदमा प्रेजेंट करना है, ये तो हमारा इम्तिहान होगा। इसमें चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि सारी सिचुएशन हुई, इसमें जो थोड़ी बहुत हमें नज़र आई कि सपोर्ट वो तालिबान की जानिब से इंडिया को नज़र आ रही थी, क्योंकि उस तरह से तालिबान ने कंडेम जो पहलगाम अटैक को किया, लेकिन उसके बाद जवाबबंदी हमने देखी, उस जानिब से खामोशी देखी। लेकिन अब चाइना के साथ अमीर खान मुत्तकी साहब वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे, वहाँ पर उनके इंटरिम, पाकिस्तान से भी इसहाक डार साहब थे और चाइनीज़ भी वहाँ पर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक इम्पैक्ट पड़ा होगा, एक इन्फ्लुएंस है चाइना का। ऑब्वियसली अब सी पैक को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो चाइना अफगानिस्तान को इस सिलसिले में कंटेन कर सकता है। तो ये जो एक हम सपोर्ट देख रहे हैं, एक बैकअप मिल रहा था इंडिया को, एक सपोर्ट मिल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं हट रही है। ऑफर किया पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेल लिंक के लिए भी वो कहते हैं पैसा देने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े फायदेमंद चीज हुई है वो ये है कि जो ट्राइपार्टाइट अलायंस बन गया है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में इंडिया को हमने उठा के बाहर फेंके, ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। दूसरा, इससे पहले जो एक मीटिंग हुई थी और एम्बेसडर सादिक से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ा क्लियरली बता दिया गया था अफगानिस्तान को कि अगर वो सी पैक में शामिल होना चाहते हैं तो उनको गारंटीज भी देनी होगी, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर कबायली इलाके और बलूचिस्तान है उसमें जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकने के लिए इक़दाम करने होंगे, वरना फिर जो है अगर वो नहीं कर सकते तो हम खुद इक़दाम, अगर DLA, TIP और साथ साथ TTP के खिलाफ एक्शन नहीं होता तो फिर हम क्रॉस बॉर्डर भी जाएंगे, और इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका है। मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूँ, तालिबान का एक जिस तरीके से इब्राहिम मौजूद थे और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने उनकी मौजूदगी को कैश करने की कोशिश की, दुनिया को तासुर देने की कोशिश की। शायद अफगानिस्तान और इजराइल दो ऐसे ममालिक हैं जो उनकी साइड पे हैं। इंटरनल चीज़ ये है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो उन्होंने खेलने की कोशिश की। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान ने कंडेम नहीं किया उन मदारिस पे हमले, उन मसाजिद पे हमले जो कि जो है इन लोगों के साथ मसलगी तौर पर भी काफ़ी हद तक अफगान जहाद के दौरान तालिबान को सपोर्ट भी किया, बल्कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है और उनका जो ग्रुप है वो, और ख़ासतौर पर हिकमत यार, वो जैश के और साथ साथ हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो फाइटर्स इकट्ठे रहे भी और लड़े भी हैं, तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर था। दूसरा, इस वक्त मैं एक बड़ी चीज़ आपको बताऊं, जो कि फॉर्मर CIA ऑपरेटर ने, उनका एक बयान आया है, बल्कि स्टेटमेंट आई है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने कोशिश की है कि उन डिसग्रंटल तालिबान को, या जो इस वक्त तालिबान के ग्रुप के अंदर ग्रुप बंदियाँ मौजूद है, उन मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया जाए, उन एंटी इंडिया बकौल उन इंडियन हुकूमत के, जो कि उनके खिलाफ कश्मीर में जहाद करते रहे। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अगर इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके हमारे यहाँ मजहबी लीडरशिप को टारगेट किया जाए तो ये बड़ा खतरनाक। और हमने देखा, आपको पता है JUIF के तकरीबन 8-9 सरकर्दा लीडर्स को मारा गया बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, डेरा इस्माइल खान में, जो उसका एक हिस्सा था। आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त, देखिए आज की जो DGI SPR की स्टेटमेंट अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक दिन पहले की स्टेटमेंट पे जाऊंगा जब जनरल आसिम मुनीर और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट इशू की कि अब हम जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ एक्शन को लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऑपरेशन का फैसला बड़ा क्रिटिकली हो भी चुका है, और आपको अंदर की मैं खबर दूं, बड़ी हद तक मोबिलाइजेशन हो भी चुकी है ट्रूप्स की। हाँ, इंडिया की वजह से शायद ये थोड़ी देर के लिए पास हुआ था। दूसरा, अब देखें हिंदुस्तान का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस था वो खत्म होता जा रहा है, और BLA और साथ साथ TTP का मैं बताऊँ आपके, TTP के जो मिलिटेंट्स हैं उनको बाकायदा नूर वली मसूद की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑफ कर दें, वो ज़मीन ज़मीन चले जाएं, और तालिबान की जानिब से बड़ा क्लियर कट बता दिया गया कि अब मजीद वो उनको जो है वो किसी किस्म का शेल्टर नहीं फराहम। चंद दिनों में अगर बॉर्डर के इस साइड पे एक बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन होता है तो BLA और TTP दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, हिंदुस्तान ने जो प्रॉक्सी वॉर शुरू की थी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, वो पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के सी पैक के एक्सटेंशन, और दूसरा देखिए डिप्लोमेटिक हमने टाइज जो है
वो रिस्टोर करने की बात की है। हमने सफीर के हद तक सुफरा की जो डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर बात की है। तो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान हमारे साथ है कि छोटी छोटी चीजें जो है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। आखिरी चीज ये कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो अलायंस हो रहा है उसको लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी सूरत में अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दोबारा इंडियन इन्फ्लुएंस को जगह नहीं देंगे। थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने बड़ा हम अपना तजिया पेश किया। तीनों का हम सुनेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट के इस वक्त क्या हालात है इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। दुनिया तेज़ी से डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का अहम किरदार है। खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत बर वक्त क्रिप्टो काउंसिल कायम कर चुकी है, जिसके CEO बिलाल साकिब ने GHQ में हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और AI के ज़रिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर गुफ्तगू हुई। बिलाल बिन साकिब जल्द लॉस वेगस में बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। क्रिप्टो के हवाले से ये बात अहम है कि पाकिस्तान इसे अपनाने वाले टॉप 5 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $25 बिलियन से $30 बिलियन के दरमियान है। इसके अलावा पाकिस्तान डिजिटल असासा अथॉरिटी का क़याम, इजाफी बिजली का बिटकॉइन माइनिंग के लिए मुख्तस किया जाना, ये सब एक उभरती क्रिप्टो ताकत की कहानी है। मगर बड़ी तादाद अब भी ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो का लीगल फ्रेमवर्क क्या है। अगर फ्रॉड होता है, जो कि कंसर्न है, तो कानूनी ऑप्शंस हमारे पास क्या कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर इसके माशी असरात किस हद तक मुरतब होंगे। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमाद रोहिला ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हमाद। हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो एक ग्रोइंग मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे 2025 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 27.10 मिलियन लोग जो हैं एक्सपेक्टेड हैं यूज़र्स इस मार्केट में, और जेंजीज की एक बड़ी तादाद है। लेकिन अपने इस मार्केट के चैलेंजेस भी हैं, ख़ास तौर पे लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से लोग जानना चाहते हैं। मैं चाहूँगी इस हवाले से पहले कॉमेंट आपको। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बदलते वक्त के साथ हमें कदम से कदम बढ़ाकर चलना है अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन ये कह देना नहीं, बाद वक्त इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि उसके साथ कदम से कदम बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसा ही चैलेंज दे रही है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसको समझना ही अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको समझना जितना मुश्किल है, इसको अपनाना और इसको रेगुलेट करना उतना ही जरूरी है। डिजिटल करेंसी की जो आप बात करिए, कैसी इनोवेशन है जिसने ना सिर्फ हमारे माली बल्कि रेगुलेटरी इदारों को, हमारे कानूनी इदारों को भी एक चैलेंज दिया हुआ है। खुशाइन बात यह है कि हमारे ये इदारे की चैलेंज अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले चंद हमने काफी प्रोग्रेस कर ली है इस बारे में। एक सबसे पहले तो मार्च में एक काउंसिल बनाई गई जिसको ये काम सौंपा गया कि वो लैंडस्केप को इवन करे, इन लोग तैयार करे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कि डिजिटल करेंसी को अपनाया जा सके। फिर हमने देखा कि एक माह के अंदर ही एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारे सामने आ गया, और अब हमने देखा है कि डिजिटल अथॉरिटी भी बना दी गई है, एक डिजिटल अथॉरिटी भी बना दी गई है। ये सफर इतना आसान नहीं था इसकी तरफ अगर हम देखें, बल्कि इसके बारे में अगर हम ये कहें कि डिजिटल करेंसी का जो सफर पाकिस्तान में रहा है ये वैसा ही है जैसे आम पाकिस्तानी का होता है, वसवसों से घिरा हुआ, गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये वसवसे डिजिटल करेंसी के बारे में 2018 से शुरू हैं, जब सर्कुलर एक आया था स्टेट बैंक की तरफ से। उन्होंने अपने उस सर्कुलर में अपनी रजिस्टर्ड एंटिटीज को कहा था कि आप कस्टन भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड अथॉरिटीज को कहा गया था, जिनके अंदर बैंक्स आते हैं, FDIs आते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स आते हैं और इस किस्म के और मामला आते हैं। आम यूजर को नहीं कहा गया था। बहरहाल उसी जमाने में हमने देखा कि 2018 में एक और कमेटी भी बनाई गई जिसने हमें यकीन दिलाया कि अगर आप इलीगल एक्टिविटीज को रोकना चाहते हैं, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं, तो इंतहाई जरूरी है कि आप क्रिप्टो करेंसी से दूर रहें। इन बातों को जब आम आदमी देखता है तो उसको ये तासुर मिलने लग गया था कि शायद क्रिप्टो करेंसी इन इटसेल्फ कोई गैर कानूनी चीज है। ये तासुर गलत था। अगर आप उस सर्कुलर को देखें तो उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटीज को इन्वॉल्व होने से मना किया गया था। पीयर टू पीयर जो ट्रेडिंग है वो तब भी अलाउ, आज भी अलाउ है, और क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप भी गैर कानूनी या जुर्म तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये मामला मजीद क्लैरिफाई किया गया
सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक को बुलाया और उनसे पूछा कि आपका वाज़ेह मौक़िफ़ इस सिलसिले में क्या है। स्टेट बैंक ने वहां पर जवाब दिया कि हमने तो क्रिप्टो करेंसी को कभी बैन ही नहीं किया। तो यहां पर इस बात की तस्दीक हो गई कि ये गैर कानूनी नहीं था। उसी वक्त 2020 में हमने देखा कि SEC ने एक बहुत शानदार पेपर जारी किया। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाना क्यों जरूरी है और इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद लेकिन जब लगा कि हालात बेहतर होने लगे हैं तो 2023 में उस वक्त की जो स्टेट मिनिस्टर थी पाशा साहिबा, उन्होंने गालिबन ये SEC का पेपर भी नहीं देखा, स्टेट बैंक का बयान भी नहीं देखा और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं देखा। उन्होंने एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान कभी भी इसको कानूनी शक्ल नहीं देगा, लीगलाइज नहीं करेगा, जबकि ये सिर्फ गैर कानूनी था ही नहीं उस वक्त तक। जो बात की जाती है कि ये एनोनिमस है, इसके बारे में इलीगल एक्टिविटीज की जा सकती हैं या जरूरी है कि फैटफ के लिए हमें इससे दूर रहना जरूरी है, तो ये बात भी शायद तो बहुत दुरुस्त नहीं है। अच्छा। हमने देखा है कि जो फैटफ कंप्लायंट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर 2022 में ही ऐसी अथॉरिटी बना दी गई थी जैसी अथॉरिटी आज हमारे पास बनाई गई है। आप देखिए भारत ने 2018 में इसको बैन करने की कोशिश की और 2020 में उसको समझ आ गया कि इसको बैन नहीं किया जा सकता। आज भारत इसके ऊपर टैक्स लगा चुका है और वो लोगों से टैक्स कमा रहा है, टैक्स इकट्ठा कर रहा है। हम आज भी सैलरी क्लास के ऊपर ही टैक्स लगाना चाह रहे हैं। कुछ और ममालिक ने इसको बैन करने की कोशिश तो की है, लेकिन वहां पर भी जैसे पाकिस्तान में पीयर टू पीयर ट्रेडिंग जारी रही है, ओनरशिप जारी रही है, तो यहाँ पर भी जारी रही है। पाकिस्तान में अगर आप इसकी एक्सेप्टेंस देखें तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी आती रही है कि जब रुपया बहुत तेजी से डिवैल्यूएट हो रहा था तो लोगों ने इसको डिजिटल गोल्ड समझ के इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी। डिमांड क्लियरली हमारे मुल्क में इसकी है, जैसा आपने बताया बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारा अगर मुबादला इसमें जा चुका है। अब जब डिमांड है, यूजर्स हैं और रेगुलेशन नहीं है, तो रेगुलेशन ना होने की वजह से स्कैम्स हुए हैं। 2023 के अंदर ही गालिबन 200 से ज्यादा स्कैम FIA ने इसके बारे में तफ्तीश शुरू की थी। जहां पर स्कैम्स होते हैं वहां पर हमें रेगुलेट करना चाहिए उस एक्टिविटी को, उसको बैन नहीं करना चाहिए। ये अथॉरिटी एक पहला कदम है। वैसे फाइनेंस मिनिस्टर का जो हालिया हम देख रहे हैं स्टेटमेंट, वो इस हवाले से कह रहे हैं कि हम इसको रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया, एक जामे पॉलिसी तैयार की जा रही है, तो ये बड़ा खुशाइंद होगा। लेकिन हमारा शॉर्टली ये भी इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अगर कोई फ्रॉड होने की सूरत में ये कंसर्न पाया जाता है तो क्या हमारे पास कानूनी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जी, हमारे पास कानूनी ऑप्शन फिलहाल बहुत महदूद हैं। आपको FIA पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी दाद रसी वहां पर उस तरीके से नहीं हो सकेगी क्योंकि ये अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। अभी तक हमारे बहुत से कवानीन हैं, हमारा स्टेट बैंक का एक्ट है जिसको अपडेट होने की जरूरत है, साथ ही साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है उसको अपडेट होने की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को जो कि फॉरेन ट्रांजैक्शन से बात करता है, वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। इस तरीके से हमें जब तक अपने तमाम कवानीन को अपडेट नहीं करेंगे हम अपने यूजर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमाद रोहिला मौजूद थे इस हवाले से। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। गजा की सिचुएशन के हवाले से आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या मनाजिर हैं। एक तो आसमान से गोला बारूद की शक्ल में बरसती हुई आग है, ज़मीन पर भूख से बिलकती हुई जिंदगी है और गलियों में बिखरी लाशें। ये हैं इजरायली दरिंदगी के वो खून आलूद धब्बे जो रोज़ दुनिया और इंसानियत का ज़मीर जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस के इस वहशत को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। चंद दिन का बच्चा हो, बूढ़ा हो या ख़वातीन, जिस्म ज़ख्मों से चूर है, खाने को एक नवाला और पीने को पानी का तक नहीं है। वहाँ पर क्या मनाजिर है पहले वो आपको दिखाते हैं। आपने देखा ज़ुबान पर फरियाद है और आंखों से बेइख्तियार बहते हुए आंसू हैं। बूढ़े जिनकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा उनके बेटे थे, वो अब खुद अपनी कब्रें खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का हाथ छिन गया है, किसी का पाँव, मगर फिर भी सब्र के पहाड़ बने ये फ़लस्तीनी आखिरी सांस तक अपने हक के लिए डटे हुए हैं। 11 हफ्तों की इजरायली बंदिश, 2 माह की भूख और रोज़ाना की बारूदी बारिश ने ज़िंदगी को एक अजाब बना दिया। 53,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, मगर इजरायली दरिंदगी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गजा का दौरा करने वाली यूरोपीय सफारतकारों पर भी गोलियां बरसाई गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च से अब तक इजरायली हमलों के दोबारा शुरू होने के बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि 3,613 अफराद हलाक हो चुके हैं। भूख और प्यास की वजह से 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, अंदाज़ा कीजिए, जबकि 14,000 बच्चे मौत की दहलीज पर पहुंचे हैं। ये अलमिया नहीं, ये नस्ल कुशी है और इससे भी बड़ा सितम आलमी बरादरी की खामोशी है जो मजम्मतों से आगे नहीं बढ़ रही या सिर्फ धमकियां हैं। नेतन्याहू ये कहता है कि इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाज़त दी गई है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ है कि इमदाद बहुत कम है। आखिर फ़लस्तीनियों के दुखों का मुदावा कौन करेगा? क्या दुनिया कोई एक्शन लेगी या ये मामलात ऐसे चलते रहेंगे?
इसी पर बात करते हैं। स्पोक्स पर्सन गज़ा जलाल अल फारा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जलाल साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मेरे पे हौसला नहीं है कि ऑब्वियसली हम सभी शर्मिंदा हैं बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, और आपके मुसलमान भाई बहन होने के नाते जो सिचुएशन हमारे सामने, जो मनाजिर हमारे सामने है, वो रोज़ाना एक क़यामत की सूरत में हम देख रहे हैं। लेकिन अपनी सकत होने के बावजूद उस तरह से कुछ कर नहीं पा रही, ये इस पर हमारा ज़मीर सबका मलामत कर रहा है हमें। देखिए, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप सिचुएशन के हवाले से बताइए वहाँ पर अभी क्या है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो वहाँ पे भूख प्यास वाले मामलात हैं, इमदाद के हवाले से जो वहाँ पर नाकाबंदियाँ की गई हैं, अभी किस हद तक सिचुएशन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्स हो चुकी है? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में 103 शहादत हुई गज़ा के अंदर। अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो 103 शहादतें हुई है, जिनमें अक्सरियत बच्चे हैं। इसराइल बिल्कुल पागल हो गए। इसराइल इस वक्त कई तरह के तरीक़ाकार यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से हिजरत करने को, मतलब हिजरत करने पे मजबूर करने के लिए इनको एक तो फ़ज़ाई हमले, एक तो ज़मीनी, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि ज़मीनी जो हमले, क्योंकि इसराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन ज़मीनी हमला इस आगाज़ की है जिसका नाम है जुदोन ऑपरेशन। ये जुदोन एक इनका कोई हीरो रहा है, इनके नाम से इन्होंने मंसूब किया है कि जुदोन मिलिट्री ऑपरेशन गज़ा के अंदर। तो शहादतों की तादाद दिन ब दिन, हर 1 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद वहाँ पर शहादतें हो रही। आवाम दर बदर, आवाम को पता ही नहीं है जाना किधर जाना, क्या करना क्या नहीं करना। खान यूनिस शहर जो गज़ा की मिड में मौजूद है, खान यूनिस शहर को बिल्कुल खाली कर दिया गया है। गज़ा की गलियों से, गज़ा के रोडों से, गज़ा के ज़मीन से चीखों की आवाज़ के अलावा और कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा और ना कुछ सुनेंगे। देख रहे हैं कि वाकई 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद गज़ा के बासी जो हैं वो इस सारी सिचुएशन से गुजरे हैं। शायद ही हमने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगियों में इतने इस तरह के दर्दनाक किस्म के मनाज़र जो इंसान को लर्जा देंगे, इस तरह के मनाज़र शायद हमने कभी नहीं देखे थे, लेकिन हमने देख लिया है क़यामत किस तरह की होगी। बहुत शुक्रिया जलाल अल फारा साहब, लोगों के साथ शामिल हाल रहे और अल्लाह ताला इनके हौसले ऐसे बुलंद रहे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि UN की जो आज की भी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 81% जो इलाका है वहाँ का, गज़ा का, वो इस वक्त वहाँ की इजरायली फोर्सेस के ज़ेरे कब्ज़ा है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कहा जा रहा है कि उनको निकाला जा रहा है ज़बरदस्ती, कि वहाँ से निकल जाए जो गज़ा के बासी वहाँ पर रह चुके हैं। अब देखें क्या सिचुएशन बनती है, आगे जाके पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर अहम स्टोरीज उन पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। शहर कायद कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। हम देखते हैं कि लोग अक्सर इस हवाले से शिकायत कुना भी रहते हैं और सोशल मीडिया पर मुझसे भी बल्कि इंटरेक्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस मामले पर भी बात की जाए हमारे प्रोग्राम में। तो हमने सोचा कि आज हम इस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, सूरज आग बरसा रहा है और के इलेक्ट्रिक की अंधेर हम देख रही है नगरी जा रही है, अंधेरे बांट रही है। गर्मी की शिद्दत चू बढ़ती जा रही है, शहर की रोशनियों को बदतरीन लोड शेडिंग निकलती जा रही है, तलबा के मुस्तकबिल तारीकी में डूबने लगे हैं और बीमारों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है। और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के झूठे दावे हैं, मगर अब कराची वालों का सबर जवाब देने लगा है। लोगों को के इलेक्ट्रिक पर कितना गुस्सा है, ये ज़रा पहले अवामी सुन लें। भाई बिल पूरे आ रहे हैं सबके, ठीक है, सब पेड है, ठीक है। समझ लो 12 बजे लाइट गई है ना, अब ये 3:30 पौने 4 पे आएगी, 5 बजे फिर जाएगी, 7:30 पे आएगी, और उसके बाद मालूम नहीं, क्योंकि पौने 8 बजे बाजार बंद हो जाता है। 18-20 घंटे की लोड शेडिंग है सर। काम क्या करे, कारोबार देखें आपके सामने, क्या कारोबार करे बंदा, बस बिल पे बिल फेंके आ रहे हैं। यहाँ भाई लोड शेडिंग जो है, ये समझें आप, सुबह को हम आते हैं तो 12 बजे जो है वो चली जाती है लाइट, और उसके बाद जो है 5 बजे आती है, 5 बजे कह रहा हूँ 7 बजे आती है। अभी घर के अंदर अगर 2 रूम है तो 2 रूम का 8,000 रुपये 10,000 रुपये बिल आ रहा है। उसके अंदर कुछ मेरे ख्याल से अभी 2-3 महीने से 1,000 रुपये उन्होंने फिक्स भी कर दिया है।
तो ये समझ नहीं आ रही हमें कि ये हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। आधे घंटे के बाद फिर 2.5 घंटे के लिए जा रही है, इस तरह का हो रहा है। दिन में 12 बजे जो आती है उसमें ब्रीफिंग मिलती है 1.5 घंटे की, कि जो 1.5 घंटे बिजली नहीं जाती है, 1.5 घंटे के बाद फिर 2.5 घंटे के लिए चली जाती है। क्या करें, बुरा हाल हुआ है। नेपरा की समात में अवाम ने के इलेक्ट्रिक के झूठ का पर्दा चाक करके रख दिया। उन्होंने कहा कि 10 से 12 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है, जबकि के इलेक्ट्रिक की नाअहली पर सिर्फ 5 करोड़ रुपये जुर्माना है, कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इस रकम को बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ सिंध असम्बली ने भी अवामी मुश्किलात का नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक हुकाम को तलब कर लिया। यही नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से किसी नुमाइंदे के ना आने पर वारंट जारी करने की वार्निंग भी दे डाली। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 दिन से धरना भी चल रहा है, जिसके शुरका का मुतालबा है कि कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाए। अब सवाल ये कि अगर कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम होनी है तो फिर यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत क्या है, और क्या मामला तो ऐसे ही चलते रहेंगे? क्योंकि ये पुरानी कहानी हम बार बार रिपीटेडली देखते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा अभी तक। इसी पर बात करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोनम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मोनम साहब, ठीक है, जमात इस्लामी इस हवाले से एहतजाज कर रही है, अपने हिस्से का काम कर रही है, लेकिन सर ये एहतजाज धरने होते हैं, फिर हम देखते ना तो इंतज़ामिया के सर पे कोई जूं रेंगती है, शायद वादे दावे किए जाते हैं, उसके बाद एहतजाज धरने भी ख़त्म हो जाते हैं, आवाम भी सड़कों पर आती है, लेकिन हालात वही रहते हैं, पुरानी कहानियाँ रिपीट हो रही है। क्या समझते हैं आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये के इलेक्ट्रिक का जो मामला है, के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों पर इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है कि शहरियों को आप बिल पूरे देते हैं लेकिन बिजली आप आधी भी नहीं दे रहे। आप इस सब के बावजूद हो ये रहा है कि कारोबार ज़िंदगी मुतासर है, और सनतकार हो, ताजिर हो, हर एक की कमर टूट गई है, लोग परेशान हैं। किस तरह अपनी ज़िंदगी की डोर जो है वो बरकरार रखें, किस तरह अपना कारोबार चलाएं, किस तरह अपनी दुकान चलाएं, किस तरह घर में ख़वातीन मुश्किल से मुश्किलात में हैं। 18 घंटे लाइट जाएगी तो सूरत हाल तो यही बनेगी। अब आप देखिए कि आज अगर के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हो रही है तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। के इलेक्ट्रिक तो वो इदारा है कि जिसके हवाले से लोग बात भी नहीं करते थे, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल कुव्वतें अपने आप को कहती हैं, ये सारी कुव्वतें तो वो हैं कि जो 2005 में के इलेक्ट्रिक की निष्कारी के अंदर बराह रास्त या बिलवास्ता ये लोग इन्वॉल्व थे। 2005 में जब के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की गई, परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, MQM हुकूमत में थी, और 2005 के बाद फिर इसके अक्सरियती शेयर्स 2008 में फिर अक्सरियती शेयर बेच दिए गए। उस वक्त सदर मुमलिका जनाब आसिफ अली जरदारी थे, MQM उस वक्त भी वफाकी हुकूमत में थी, और लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए कि बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन ये सारे ख्वाब जो है वो सारी बातें ख्वाब ही साबित हुई लोगों के लिए। आज यही वजह है कि कराची के लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा 3 दिन से धरना जारी है मलीर में, मलीर IBC के बाहर। 18 20 घंटे वहाँ लाइट मौजूद नहीं है। आबादी के लोग निकल कर आए हैं 3 दिन से वहाँ, वो शाम के औकात में अपनी नौकरियों से आते हैं, आके बैठ जाते हैं। इसी बात का मुतालबा करते हैं कि बराह रास्त नेशनल ग्रिड से, कौमी ग्रिड से जो है वो बिजली मुहैया की जाए। ये अभी भी 1100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से मुहैया की जा रही थी, जिसको नेपरा ने बढ़ाने का कहा था कि इसको हम 1100 से 1600 तक कर देंगे। अगर कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाएगी तो के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दीगर कंपनीज को आप इनवाइट कर सकते हैं। इनकी मोनोपोली का खात्मा होगा 20 साल में। ये अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये कहीं ना कहीं कामयाबी है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपने शोबों में नाकाम हुए हैं। आपने आगाज में कहा कि कामयाबी है कि हम इस हवाले से बात करें कि इलेक्ट्रिक के हवाले से एहतजाज से अभी तक मसला तो सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ कि इलेक्ट्रिक का जो किरदार है वो हाईलाइट हो गया। अब अगला जो स्टेप है, अगले मरहले की जानिब हम कब बढ़ेंगे? या सिंध हुकूमत आपको संजीदा लग रही है कि इनको वाकई टफ टाइम देगी? जो कहा जा रहा है जी इनके वारंट जारी किए जा रहे हैं अगर उनका नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंच रहा। नहीं, सिंध हुकूमत तो सिंध हुकूमत तो नाकाम हुकूमत साबित हुई है। अगर इनको कुछ करना होता तो 17 साल में ये कुछ कर गुजरते। ये बुला लेना कमेटी के सामने, सिंध असेंबली की कमेटी के सामने बनाई हुई, ऐवान की कमेटी के सामने बुलाकर जो है वो के इलेक्ट्रिक के
CEO को कहना कि आप आके पेश हों और इसको जस्टिफाई करें कि क्यों बिजली जा रही है, और वो तो आने के लिए भी तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो पार्लियामेंट, सूबाई असेंबली के सामने, उनके नुमाइंदों के सामने भी पेश होने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हालत है कि इलेक्ट्रिक जैसा इदारा इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बना हुआ है। जब बिजली मौजूद नहीं होगी, कारोबार नहीं चलेगा, तो क्या होगा? कंपनियां फारिग कर देती हैं लोगों को, इंडस्ट्री लोगों को फारिग कर देती है, तो सनतकारों, ताजरों की कमर तोड़ के रख दी गई है। तो भाई वफाकी हुकूमत कोई है? कहीं है पीपल्स पार्टी जो वफाकी हुकूमत में शामिल है, कहीं है MQM। ये सारे लोग तो शहर को ओन करने के लिए तैयार भी नहीं है। लिहाजा जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है इस जुल्म के खिलाफ। जिस तरह हमने IPPs के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, IPPs को कोई नहीं जानता था, जमात इस्लामी ने आवाज़ बुलंद की। अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे के अंदर वो सारे मुआहदे रोल बैक हुए हैं, जिसमें नतीजे में आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लूट मार जारी थी बिजली की इन कंपनियों की, इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ मिलेगा। और आज भी अगर के इलेक्ट्रिक नेपरा में ये दरख्वास्त करती है कि जून के बिलों में 5.02% जो है वो पर यूनिट रिलीफ दिया जाएगा, तो ये जारी बात है ये तो रिलीफ देने के लिए तैयारी नहीं थे किसी तरह। अब कम से कम ये तो है ना कि ये कह रहे हैं कि जून के बिलों के अंदर इन्होंने खुद ये बात की कि 5.02% जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। अब नेपरा इसकी अप्रूवल करेगी तो जून के बिलों में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा आवाम को। लेकिन आवाम को बेदार रहने की जरूरत है, अपनी मज़ाहमत को, अपनी जद्दोजहद को तेज करने की जरूरत है और इन जालिमों के सामने खड़ा रहने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला के इलेक्ट्रिक के जुल्म से शहर कराची के लोगों को निजात दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मुनम जफ़र साहब इस पर बात करने के लिए। हम थे नाजरीन, अब कराची की जो लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, के इलेक्ट्रिक का जो किरदार है वो इस हवाले से बात भी कर रहे थे, और साथ ही साथ अवाम का बड़ा अहम किरदार है। ऑब्वियसली जब आपका राइट उस तरह से ना मिल रहा हो तो आपको सड़कों पर आकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है अपने राइट के लिए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।